आपके लिए ला रहे हैं आपका लेसन ऋतु चित्रणम, जिसका मीनिंग है ऋतुओं का चित्रण। और यह लेसन हमारे आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया आदि काव्य और महाकाव्य रामायण से संकलित है। और ये उनके किष्किंधा कांड, अरण्य और सुंदर कांडों से लिया गया है। इसमें हमारे जो है प्रकृति चित्रण का बहुत अनूठा जो है विवरण दिखाया गया है। ऋतुओं का, 5 ऋतुओं का विशेष रूप से सुंदर चित्रण दिखाया गया है। और आपको सबको पता है कि रामायण के अंदर हमें जो है पत्नी, राजा, प्रजा, हर एक रूप से हर चीज का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। और इसके अंदर जो 5 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ये कवि की अनूठी कल्पना है। और इन अनूठी कल्पना साथ ये हमारे व्यवहारिक जीवन से, हमारे व्यवहारिक एटमोसफेयर से जुड़ी हुई है। ये इसका छोटा सा परिचय है। अब हम करते हैं हमारा लेसन ऋतु चित्रणम। क्लास 11 हम हमारा आज लेसन कर रहे हैं ऋतु चित्रणम। सबसे पहले वर्ड के मीनिंग देखेंगे हम। सुखकारी, सुख सुखकारी, आनंद देने वाला। अनिलो मतलब हवा, अयम मतलब यह है। सौमित्रे सुमित्रा का पुत्र। काल है समय। प्रचुर मनमथ है अत्यधिक। कामदेव, कामदेव की अधिकता वाला। गंधवान सुगंधित। सुरभि मासो वसंत का समय। जात पुष्प फल द्रुम है। पेड़ों पर हवा, पेड़ों पर क्या है, फल और पुष्प दोनों को उत्पन्न करने वाला यह समय वसंत का समय है। तो देखिए एक बार फिर से क्या कह रहे हैं। सौमित्रे, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। सुख अनिलोयम, यह सुखकारी हवा देने वाला। काल प्रचुर मनमथ है, कामदेव की अधिकता को बढ़ाने वाला। गंधवान सुगंधित, सुगंध से भरपूर। और पेड़ों पर, द्रुम मतलब पेड़, पेड़ों पर फल और पुष्प उत्पन्न करने वाला वसंत का समय है। यह बात श्री राम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे सौमित्रे, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुखकारी हवा उत्पन्न करने वाला, कामदेव की अधिकता को बढ़ाने वाला, सुगंध से युक्त और द्रुमहेनी पेड़ों पर फल और पुष्प उत्पन्न करने वाला यह सुरभि मास है, अर्थात वसंत का समय है। एक बार सलाह देखें। हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, आनंद पूर्ण हवा देने वाला, सौरभ प्रदान करने वाला, यहाँ पर आप सुगंध भी प्रदान करने वाला लिख सकते हैं, फूलों और फलों को उत्पन्न करने वाला, कामदेव की अधिकता को प्रकट करने वाला यह ऋतुराज वसंत का समय है। अब ये आपकी मर्जी है, आप चीजों को आगे पीछे लिख सकते हैं। बात है कि वसंत के समय में ये चीजें होती हैं कि हवा जो है गंधवान हो जाती है, पेड़ों पर फल और पुष्प लग जाते हैं, सुखकारी हवा आती है और यह जो है कामदेव की अधिकता को बढ़ाता है। तो ये था हमारा पहला श्लोक। दूसरा देखें अब। पुष्प भार स्मृधानी, शिखराणी समन्तत है। इसके वर्ड के मीनिंग देखें। समन्तत है सब ओर, चारों ओर। शिखराणी पर्वत की चोटियां। पुष्प के भार से स्मृध लदी हुई। लता भी लताओं पर। पुष्पिता अग्रा भी। उपगूढ़ानी सर्वत है। इसका सर्वत का मतलब भी वही है, सब ओर से। और पुष्पिता लता भी, लताएं जिनके जिनके आगे क्या है, फूलों, फूल या पत्ते, कली ऐसी जो है लगी हुई है। उपगूढ़ानी चोटियों पर। शिखरानी शिखर की चोटियों पर। देखिए फिर से। चारों ओर, चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध, फूलों के भार से भरी हुई। सब ओर से खिले हुए फूलों या पुष्पों वाली लताओं से भरी हुई शिखरानी चोटियों पर, पहाड़ों की उपगुढ़ानी चोटियों जो है दिखाई दे रही है। एक बार फिर से। हे लक्ष्मण, चारों ओर से, समन्तत है चारों ओर से, फूलों के भार से समृद्ध भरी हुई। और सब ओर से, सब ओर मतलब चारों ओर, उनके वही मीनिंग है, सब ओर से खिले हुए। पुष्पिता अग्राभी लताभी, यानी कि चारों ओर से खिले हुए पुष्पों वाली लताओं से पर पहाड़ों की उपगुढ़ानी चोटियां भरी हुई दिखाई दे रही है। देखिए फिर से सलाह देखें। चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध और सब ओर से खिले हुए पुष्पों वाली लताओं से भरी हुई पहाड़ों की चोटियां दिखाई
दे रही है। इनका मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो इसका जो आप वाक्य अपने आप भी बना लेते हैं कि चारों ओर से फूलों के भार से समृद्ध व खिले हुए फूलों की लताओं से भरी हुई पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही है। ये सब वसंत के समय के आगमन के समय जो हमारा परिवर्तन होता है वातावरण में, वही हमें दिखाई इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। वास्तव में कवि की कल्पना अनुपम है। देखिए आगे प्रश्न नंबर श्लोक नंबर 3, पतितै पतमानश्च पादपस्तश्च मारुतः कुसुमै पश्य सौमित्र क्रीडन इव समन्ततः। पतितः गिरे हुए, पतमानश्च गिरते हुए, और पेड़ों पर स्थित फूलों के साथ, पश्य सौमित्र, हे सौमित्र देखो, मारुतः क्रीडन इव समन्ततः मानो कि वायु इनके साथ खेल रही है। वर्ड के मीनिंग देखिए क्या है। पतिते गिरे हुए, गिरते हुए, पद्मानश्च मतलब गिरते हुए, पादपस्तश्च मारुतः पादप यानी पेड़ों पर लगे हुए, मारुते हवा, कुसुमै फूल, पश्य देखो, सौमित्रे सुमित्रा के पुत्र, क्रीडन ईव क्रीड़ा करने के समान, समन्ततः चारों ओर। फिर से, हे लक्ष्मण देखो, चारों ओर गिरे हुए, गिरते हुए और पेड़ों पर स्थित जो फूल हैं, मानो कि हवा इनके साथ खेल रही हो। ये थे आपके 3। चलिए आगे करते हैं हम चौथा श्लोक। करते हैं अब हम श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में देखिए कैसे किसी ऋतु का जो वर्णन दिया गया है वो आपके सामने ही आएगा। इसका सबसे पहले वर्ड के मीनिंग देखते हैं। क्वचित प्रकाशम, कहीं पर प्रकाश, कवचित अप्रकाशम, और कहीं पर है अंधेरा, नभः प्रकीर्णा अंबुधरम, आकाश में हर जगह फैले हुए बादल सुशोभित होते हैं। विभाति मतलब शोभित होते हैं, प्रकीर्णा फैले हुए, अंबुधरम बादल में, कवचित कवचित पर्वत सन्निरुद्धम, कहीं कहीं पर तो शांत महासागर के ओर पर्वतों के रूप में दिखाई दे रहा है। मान ले कि चारों ओर बादल हैं और चारों ओर जो है पर्वत फैले हुए और उसके बीच में जो है शांत महासागर है। कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया है। जब बरसात का मौसम होता है तो हमने भी देखा होगा कि बादल जो है चारों ओर फैले हुए होते हैं आकाश में, कहीं पर तो अंधेरा हो जाता है क्योंकि बरसात होने वाली होती है तो अंधेरा हो जाता है बिल्कुल बादलों पे, फिर कहीं पर गरजना होती है तो उन बादलों में भी एक आकृति दिखाई देती है हमें, मानो कि बादल खड़े हुए हैं, शांत महासागर सा है। कुछ इस तरीके से कवि ने अपनी कल्पना प्रस्तुत की है कि कहीं पर प्रकाश है तो कहीं पर अंधेरा है। नभः आकाश में, प्रकीर्णा फैले हुए बादल सुशोभित होते हैं, कवचित कवचित पर्वत सन्निरुद्धम, कहीं कहीं पर्वत, कहीं कहीं पर तो पर्वत से घिरा हुआ शांत महासागर का रूप दिखाई देता है। देखिए सलाद, कहीं पर प्रकाश है, कहीं पर अंधेरा है, आकाश में सर्वत्र बादल व्याप्त है जो कि विशेष रूप से शोभा दे रहे हैं। इसके साथ ही कहीं कहीं पर शांत महासागर के पर्वतों से घिरे हुए रूप को देखा जा सकता है। श्लोक नंबर 5, सम उद्वहंत है सलीलति भारम, सम उद्वहंत मतलब जल को, जल के अत्यधिक भार को धारण किए हुए, करते हुए, बलाकिनो वारी धरा, और बगुलों से युक्त बादल गरजते हुए, महत्सु बड़ी बड़ी चोटियों पर, महिद्राणम पर्वतों की चोटियों पर मानो विश्राम करते हैं और पुनः लौट चलते हैं, पुनः आगे की तरफ चल पड़ते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम ये कहते हैं आज यहाँ पर वर्षा है, वहां पर वर्षा है, फिर वो आगे की तरफ चलते हैं, आगे बरसेंगे, क्योंकि बरसात में ऐसा ही होता है। बरसात के मौसम में कभी यहाँ पर बरसेगा तो कहीं भी वहां पर। उसके उसके बारे में कवि ने क्या कल्पना दी है कि अत्यधिक भार, समूह उद्वहंत सलीलति भारम, सलील क्या होता है जल, अति भारम के भार को, उद्वहंत धारण किए हुए, जल के अत्यधिक भार को धारण किए हुए, बलाकिनो वारी धराहा, और बुगलों से युक्त बादल गरजते हुए, नदंत क्या होता है गरजना, चिंघाड़ते हुए, गरजते हुए जो है पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियों पर मानो विश्रम में विश्राम करते हैं, और विश्राम करके पुनः प्रयांति फिर आगे की ओर चल पड़ते हैं। तो ये था। अब देखिए इसका सलाह, पानी के अत्यधिक भार को वहन करते हुए बुगलों से युक्त बादल गरजते हुए पर्वतों की ऊंची चोटियों पर विश्राम करके पुनः आकाश की तरफ चल पड़े। चलिए श्लोक नंबर 6, वहंती वर्षंती
नहन नदन्ति भान्ति धयानन्ति नृत्यन्ति समाश्वन्ति नदोः घना मत गजाः वनान्तः प्रिया विहीना शिखीन पलवंगा। और बरसात में कैसा पशुओं पर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जानवरों पर, एटमॉस्फेयर पर, वर्षा ऋतु में क्या प्रभाव पड़ता है, इस श्लोक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। नदो वहंती, नदो नदियां बहती हैं। क्या होता है, बरसात इतनी ज्यादा हो जाती है कि नदियां सी बहने लगती हैं। फिर घना वर्षंती, और बादल बरसते हैं। नदंती मत गजाहा, और मदमस्त हाथी नदंती चिंघाड़ते हैं। वनांता भांति, वन क्या होता है, सुशोभित होता है, क्योंकि वन कैसा हरा भरा हो जाता है, बड़ा ही सुशोभित हो जाता है वो। ध्यानती प्रिया विहीना, और जो प्रिया से विहीन है, जिनकी प्रेमिकाएं या प्रेमी किसी से अलग हैं, वो उनका ध्यान करते हैं। शिखीन नृत्यंती, मोर नाचने लगते हैं। मौसम सुहावना हो जाता है और मोर नाचने लगते हैं। और समाशवंती पलवंगा, पलवंगा के दो मीनिंग है, या तो मेंढक लगा लीजिए या फिर बंदर लगा लीजिए। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। वहंती बहती है, वर्षंती बरसते हैं, नदंती चिंघाड़ते हैं, भांति सुशोभित होता है, ध्यानती ध्यान करना, नृत्यंती नाचता है, स्माशवंती विश्वास करते हैं। ये सारी क्रियाएं दी गई है। नीचे इनके बारे में दी गया है, नदियां बहती हैं, घना वर्षंती बादल बरसते हैं, मत गजहा नदंती हाथी चिंघाड़ते हैं, वनांता भांति, और वन अत्यधिक सुशोभित होता है, प्रिया विहीन अब एक दूसरे का ध्यान करते हैं, और मोर नाचते हैं, पलवंगा स्माशवंती, और जो बंदर या मेंढक है एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। ये थे आपके श्लोक नंबर 6। चलो करते हैं श्लोक नंबर 7, 8 और 9। अब हम करते हैं श्लोक नंबर 7। देखिए इसके सबसे पहले वर्ड मीनिंग, जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम, कुसुम खिले हुए फूलों से युक्त जल वाला। क्रोच सवनम शालिवनम विकल्प, क्रोच सवनम, वो क्रोच पक्षी की आवाज से युक्त। शालिवनम विपक्वम, धान का पक जाना। मृदुश्च कोमल वायु, विमल चंद्रमा। शशंति ही वर्ष व्यपनीत कालम, ये और क्या है, चंद्रमा जब बिल्कुल विमल, यानी कि चांद जो है वर्षा ऋतु के बीतने के जो है, ये सभी चीजें क्या बताई हैं, वर्षा ऋतु के बीतने के समय को दिखाया जा रहा है। अब देखिए हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या दिखाने चाहता है, कवि चाहता है कि बताए कि वर्षा ऋतु के बीतने के समय क्या क्या चीजें होती हैं, वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। कि जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम, खिले हुए फूलों से युक्त स्वच्छ जल होता है। क्रोच पक्षी की आवाज सुनाई देती है। शालिवनम विपक्वम, और क्या हुआ है, पके हुए धान का खेत बिल्कुल सुंदर सुंदर नजर आते हैं, पके हुए धान के खेत नजर आते हैं। मृदुश्च कोमल वायु, वायु कैसे चलती है, कोमलता के साथ चलती है। विमल चंद्रमा साफ दिखाई देता है। शशंति ही वर्ष व्यपनीत, वर्ष मतलब वर्षा ऋतु के व्यपनीत जाने के कालम समय को शशंति दिखाई देता है। ये सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, वर्षा ऋतु के जाने का समय दिखाई देता है इनमें। देखिए खिले हुए फूलों से युक्त स्वच्छ जल, क्रोध पक्षी की आवाज, पके हुए धान के खेत, और कोमल शीतल और स्वच्छ चांद जो है वर्षा ऋतु के बीतने के समय को दिखाई देता है, यानी वर्षा ऋतु के समय के जाने को दिखाते हैं। श्लोक नंबर 8, लोकम सुवृष्टिया, संसार में अच्छी बारिश करके, पारितोषित्वा नदी तटकानी, और नदियों को समुद्रों को तटों तक भर करके। निष्पन्न सस्याम वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी को, निष्पन्न सस्याम, निष्पन्न मतलब भर करके, सस्याम फसलों से युक्त करके। कत्वा त्यक्त्वा छोड़कर चले जाते हैं। भय से तोय धरा प्रयाता, ये बादल आकाश को छोड़कर चले जाते हैं। ये कब के है, जब बरसात चली जाती है और शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, यानी सर्दी ऋतु का आगमन हो जाता है। लोकम सुवृष्टिया, संसार में अच्छी बारिश करने के बाद, और नदियों को समुद्रों को तटों तक भरने के बाद। सुवृष्टिया पारितोषित्वा नदी से तटकानी च, लोक में अच्छे से बारिश करके, यानी संसार में अच्छी बारिश करने के बाद, परितोषित्वा नदी तटकानी, और नदियों को तटों को, परितोषित्वा अच्छे से भर करके, पूरी तरह भर करके, निष्पन्न सस्याम वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी को फसल से युक्त करके, त्यक्त्वा च न
भयस्तोय धरा प्रयातः, और ये सब करने के बाद वह बादल आकाश को छोड़कर चले जाते हैं। बादल अच्छी वर्षा से संसार को संतुष्ट करते हैं, नदियों तालाबों को पूर्ण रूप से भर देते हैं, पृथ्वी को फसल से संपन्न कर देते हैं, आकाश को छोड़कर चले जाते हैं। आपने वर्षा ऋतु में देखा ही होगा कैसे जो है फसलें खिल जाती हैं, भर जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, ऐसे ही हरे भरे पेड़ हो जाते हैं। सब वर्षा ऋतु के ही सिम्टम्स हमें इसमें दिखाई देते हैं। कवि की बहुत ही अच्छी कल्पना। अब देखिए एक और, ये है शरद ऋतु, यानी बिल्कुल सही हेमंत ऋतु बोलते हैं शरद ऋतु। सर्दी के दिनों को कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया इन्होंने। रवि संक्रांत सौभाग्यम तुषार अरुण मंडल है, कि रवि के द्वारा, सूर्य के द्वारा जिसका सौभाग्य, जिसका प्रकाश है, तुषारा अरुण मंडल है, लाल कर दिया है या कहो मलिन कर दिया गया है, निश्वासंद है। कैसे? चंद्रमा ईवा आदर्श चंद्रमा न प्रकाश थे, जैसे श्वासों के द्वारा सांस छोड़ देने से जैसे चंद्रमा में कोई किसी भी चीज का जो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से क्या कर दिया है रवि ने, यानी सूर्य के द्वारा या सर्दी ऋतु के कारण चंद्रमा भी वैसे ही मलिन हो गया, उसमें उसकी कांति बिल्कुल फीकी हो जाती है, हेमंत में दिखाई नहीं देती वो चमक जो हमें गर्मियों में दिखाई देती है। देखिए, रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है। निश्वासंद ईवा आदर्श चंद्रमा, ऐसा वह चंद्रमा सांसों से मलिन हुए दर्पण के समान प्रकाशित नहीं हो रहा है। जैसे दर्पण के अंदर अगर आप सांसें मार देते हो, आपने देखा होगा, बच्चे तो छोटे बच्चे बहुत करते हैं कि क्या करते हैं, दर्पण के अंदर या शीशे के अंदर अपनी सांसें छोड़ते हैं और उसके ऊपर एक भाप जम जाती है, जिसके कारण हम उसके अंदर अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का प्रतिबिंब दिखाई देता, क्योंकि उसका अपना जो चमक होती है वो चली जाती है। इसी तरह सर्दियों में चंद्रमा में प्रकाश जो है क्या होता है, मलिन हो जाता है और चंद्रमा बिल्कुल फीका नजर आता है। ये सब हेमंत ऋतु के ही लक्षण है। चलिए करते हैं श्लोक नंबर 10। नंबर 10 देखिए, सबसे पहले वर्ड के मीनिंग। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके अंदर हमें क्या बताया गया है। इसमें बताया है कि जब धुंध पड़ने लगती है, सही मायने में मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, या कहो तो हर जगह कोहरा पड़ने लगता है, तो कोहरे के कारण क्या होता है, हमें नदियों के तट भी दिखाई नहीं देते हैं, इतने धुंध हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, आप सभी भी जानते हैं। तो चलिए एक बार वर्ड की मीनिंग। वाष्प मतलब भाप, आछन्न सलीला, आछन्न मतलब ढकी हुई, भाप से ढकी हुई जल वाली, रुत विगेय सारसा, आवाज से, सारसों की आवाज से पहचानने वाली, हिम आर्द्र बालुका तीरे, और हिम क्या होता है, बर्फ से ढकी हुई, बालू मिट्टी के किनारों वाली, सरितो नदी भांति संप्रांतम, जो है नदियां इस प्रकार से दिखाई देती हैं। यानी भाप से ढके हुए, तो इनमें हमें नदियों की स्थिति बताई गई है कि नदियों का अंदाजा कैसे लगाया जाता है जब धुंध बहुत ज्यादा होती है या कोहरा पड़ने लगता है या बर्फ सी पड़ने लगती है, तब क्या होता है। तो इसमें हमें सारे के सारे वही सिम्टम्स दिखाए गए हैं जो हम देखते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पानी होता है वहां पर सारस की आवाज सुनाई देती है, इट मीन्स हमें पता लग जाता है कि आसपास कहीं पर पानी है। तो देखिए कह रहे हैं भाप से ढके हुए जल वाली होती है वो, और सारसों की आवाज से विशेष रूप से जानने योग्य होती है कि हाँ वहां पर सारस है तो वहां पानी है। हिम आर्द्र बालुका तीरे, और बर्फ से ठंडी हुई गीली रेत वाली, यानी हिम बर्फ, आर्द्र गीली हुई, बालू मतलब मिट्टी वाली या रेत वाली, नदियां किनारों के द्वारा, सरिता किनारों से प्रतीत होती है, तीरे मतलब किनारों से ही हमें पता लगता है कि वहां पर नदी है। एक बार फिर से सारे पे देखिए, भाप से ढकी हुए जल वाली, और सारसों की आवाज से पहचानने वाली, गीली हिम आर्द्र बर्फ के कारण गीली हुई बालू मिट्टी वाली नदियां किनारों के द्वारा ही प्रतीत होती हैं। ये था हमारा इसका सलाह। देखो, भाप से ढकी हुई जल वाली, सारसों की आवाज से विशेष रूप से जानने योग्य, बर्फ से ठंडी गीली रेत वाली नदियां किनारों के द्वारा ही पहचानी जाती हैं। अब ये है श्लोक नंबर 11। हंसो यथा राजत पंजरस्त है, सबसे आसान सा श्लोक है ये, सबसे ज्यादा। देखिए, हंसो यथा राजत पंजरस्त है, जैसे हंस
चांदी के पिंजरे में सुशोभित होता है, सिंगो यथा मंदर कंदरस्त है, और शेर मंदराचल की गुफाओं में सुशोभित होता है। वीर वीर यानी कोई वीर व्यक्ति गर्वित यानी गर्वित या मदमस्त हाथी की पीठ पर सुशोभित होता है। उसी प्रकार चंद्रमा, उदित हुआ चंद्रमा आकाश में शोभित होता है। इसका श्लोक में लिखना रह गया, कोई बात नहीं। हंसो यथा, जैसे हंस चांदी के पिंजरे में सुशोभित होता है, सिंह जैसे मंदराचल की गुफाओं में सुशोभित होता है, वीर जैसे हाथी की, घमंडी हाथी की पीठ पर सुशोभित होता है, उसी प्रकार उदित हुआ चंद्रमा, बबराज मतलब उदित हुआ चंद्रमा आकाश में सुशोभित होता है। ये सब कब के हैं? ये सभी हमें हर एक ऋतु का इसमें वर्णन दिया है कि वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु। बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है, और कहीं ऐसा वर्णन आपको नहीं मिलेगा जैसा इस कवि ने इसके अंदर किया है। ये बहुत ही सुंदर ऋतु का चित्रण जो इसमें दिया गया था, ये हमने कर दिया है श्लोक, और हम मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।